हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की वीडियो में हम नए मेहमान के प्रश्नोत्तर का भाग 2 पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एकांकी की रचना। इस एकांकी के आरंभ में पात्र परिचय, स्थान, समय और विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में बताया गया है, जैसे कि गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे। विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इन्हें पढ़कर स्पष्ट पता चल रहा है कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। इसे रंगमंच निर्देश कहते हैं। वहीं दूसरी पंक्तियों से स्पष्ट है कि ये दो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। इन्हें संवाद कहा जाता है, डायलॉग्स। ये नए मेहमान एकांकी का एक अंश है। एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में दर्शाया जाता है। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएं खोज सकते हैं, जैसे इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं। पात्र परिचय, अभिनय संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश आदि। अब प्रश्न उठता है। पहला प्रश्न है, अपने समूह में मिलकर इस एकांकी की विशेषताओं की सूची बनाइए। एकांकी की विशेषताएं। कहानी के शुरू में ही सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रखा है। मंचन हेतु स्थान का उचित रेखाचित्र, मतलब आप कैसे इसको स्टेज में शो करेंगे उसका पूरा आउटलाइन बनाकर यहाँ पर दे रखी है। तीसरी विशेषता है कि पात्रों के वस्त्र एवं कमरे की सजावट भी वहाँ पर बताई गई है। प्रभावशाली, संक्षिप्त एवं पूर्ण संवाद। इसमें जितने भी डायलॉग हैं सारे डायलॉग छोटे भी हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूरा इफ़ेक्ट डालते हैं प्ले के अंदर, तो कोई भी डायलॉग बेकार का नहीं रखा गया है। पांचवा है कि कथा विस्तार हेतु सामान्य निर्देश सटीकता से प्रस्तुत, मतलब जब कहानी आगे बढ़ती है जैसे जैसे वैसे वैसे उसमें डायरेक्शंस दे रखी है, निर्देश दे रखे हैं कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है, ये उठेगा, ये बैठेगा, ये पल्लू से मुंह पहुँचेगा, पंखे को घुमाया जाएगा, इस तरह के निर्देश वहाँ पर दिए हुए हैं। जिज्ञासा युक्त प्रश्नों का पूर्ववत समाधान। अगर इस कहानी को देखते हुए किसी के भी मन में कोई सवाल उठता है, कोई प्रश्न उठता है, तो उसका उत्तर उन्होंने ऑलरेडी इस एकांकी के अंदर दे रखा है। कथा का अंत संतोषजनक एवं पूर्ण। जो कहानी ख़त्म हो रही है वो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कहानी में कुछ और होना चाहिए था। बिल्कुल सही जगह पर कहानी को ख़त्म किया गया है और उसे देख करके जो दर्शक है या पाठक है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एकांकी के बारे में जो वाक्य आपको सही लग रहे हैं उनके सामने हाँ लिखिए और जो वाक्य सही नहीं लग रहे हैं उनके सामने नहीं लिखिए। पहला वाक्य है, नए मेहमान एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान घर में घटित होती दिखाई गई है। तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा ही है, एक ही जगह पर पूरी कहानी घटित हो रही है। दूसरा वाक्य है, एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। नहीं, यहाँ हमने लिख दिया नहीं। तीसरा वाक्य है, एकांकी में एक कहानी छिपी है। बिल्कुल छिपी है, तो यहाँ हम हाँ लिख देंगे। चौथा वाक्य है, एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है नहीं, यानी एकांकी और कहानी में अंतर होता है। अगला वाक्य है, एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों या महीनों में हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कहानी एकांकी के अंदर चल रही है वो एक ही दिन की पूरी घटना है उसमें,
अगला वाक्य है, एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल, ये हाँ है इसका उत्तर। अगला है, एकांकी में पात्रों को अभिनय के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल दिए गए हैं, कई जगह ब्रैकेट्स में लिखा गया है। अगला विषय है अभिनय की बारी। क्या आपने कभी मंच पर कोई एकांकी या नाटक देखा है? टीवी पर फिल्में और धारावाहिक तो जरूर देखे होंगे। अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि यदि आपको अपने विद्यालय में नए मेहमान एकांकी का मंचन करना हो, यानी कि इस एकांकी को आपने स्टेज में एक्टिंग करके दिखाना है, तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? कुछ एग्जाम्पल यहाँ कुछ दे रखे हैं। इस एकांकी में आप क्या क्या जोड़ेंगे जिससे ये और अधिक रोचक बने? कौन से पात्र और जोड़ेंगे? पात्रों की वेशभूषा क्या रखेंगे? मतलब इस तरह आपने उत्तर देना है कि हम इस एकांकी में और कौन कौन से सीन ऐड कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर और ऐड कर सकते हैं या किसी कैरेक्टर को हटाएंगे, या फिर जो उनके कपड़े होंगे, जो वो कॉस्ट्यूम पहनेंगे एक्टर्स, वो क्या क्या होंगे। इस तरह की बातें आपको इसके उत्तर में बतानी है। हमें ये नाटक बहुत मज़ेदार लगा। अगर हम इसे अपने विद्यालय के मंच पर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के लिए उपयुक्त बच्चों को, सही बच्चों को लेंगे, कौन सा बच्चा कौन सा कैरेक्टर निभा सकता है। फिर उन्हें उनके संवाद यानी डायलॉग्स हम उन्हें देंगे। अभिनय का अभ्यास प्रारंभ करवाएंगे, उनको एक्टिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। 2-4 बार इस एकांकी का प्रैक्टिस करा लेंगे ताकि वो स्टेज पर अच्छे से कर सके। कथा आगे बढ़ाने और निर्देशन हेतु एक संवाद वाचक का भी चयन करेंगे, यानी कि हम एक नैरेटर रखेंगे। जैसे जैसे एकांकी में कहानी आगे बढ़ेगी, माइक पर नैरेटर स्टेज के पीछे से बोलेगा कि अब ये होने जा रहा है, अब ये होगा, वो होगा। तो उससे क्या है कि कहानी जुड़ी रहेगी, दर्शकों को सब समझ में आएगा। नाटक हेतु जरूरी सामान, कुर्सी, पलंग, गिलास, पंखा, इस सब का हम इंतज़ाम कर लेंगे। और जो भी हमारे कैरेक्टर हैं, हम वो पहनेंगे क्या, उनके कपड़ों का भी हम इंतज़ाम करेंगे। वैसे तो कहानी में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, हम अंत में जब मामा जी आते हैं ना, वो रेवती के भाई आते हैं मेहमान बनकर, और उनके बच्चों और मामी को भी दिखा सकते हैं। हम ये भी दिखा सकते हैं कि भाई अकेला नहीं आया बल्कि अपनी वाइफ को और बच्चों को भी लाया है। तब कहानी का जो मुख्य पात्र है अपनी पत्नी से कह सकता है कि अभी 2 लोगों के आने से तो तुम्हारा सिर दर्द बढ़ गया था, अब तो 4 लोग आ गए हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। तब उसकी पत्नी कहेगी, खबरदार, अगर मेरे मायके वालों के खिलाफ़ तुमने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाओ इनके लिए खाने का अच्छा सा प्रबंध करो। दूसरा प्रश्न है, अब आपको अपने अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यह सोचना है कि कौन किस पात्र का अभिनय करेगा। आपके शिक्षक आपको तैयारी के बाद अभिनय के लिए निर्धारित समय देंगे, जैसे 10 से 15 मिनट। आपको इतने ही समय में एकांकी प्रस्तुत करनी है। बारी बारी से हर समूह एकांकी प्रस्तुत करेगा। तो ये दोनों प्रश्न आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कि आपको अपने स्कूल में ये एकांकी स्टेज पर एक्टिंग करनी है। कुछ सुझाव भी दे रखे हैं। आप एकांकी को जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा भी प्रस्तुत कर सकते हैं या इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। एकांकी के लिए आसपास की वस्तुओं का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में अगर ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसमें स्टेज है, वहाँ चेयर्स टेबल पड़ी हैं, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्थान की कमी है तो जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर भी डायलॉग्स बोल सकते हैं, अगर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो। और जब आप लोग इस एकांकी को ड्रामा बना के वहाँ पेश करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो उस समय अपने टीचर से कहिएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग कर लें और वो रिकॉर्डिंग आप अपने पेरेंट्स को दिखाना। अगला प्रश्न है भाषा की बात। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द गर्मी की प्रचंडता, मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, इस बात को दिखा रहे हैं कि तापमान बहुत अधिक है, ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एकांकी में इस प्रकार के और भी प्रयोग हुए हैं जहां शब्दों के माध्यम से कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न किया गया है। उन प्रयोगों को छांटकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
ये सभी वाक्य गर्मी की प्रचंडता को दिखाने के लिए बोले गए हैं, जो एकांकी में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं कि सांस बंद हो जाएगी, मकान है की भट्टी, जेल खाने में सड़ना पड़ रहा है, मैं मर ही जाऊंगी गर्मी के कारण, गरीबों की तो मौत है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो, प्राण सूखे जा रहे हैं, पसीने से भीग गया, कारोबार सब चौपट हो गया, बिस्तर भी पसीने से भीग गया, लाखों के आदमी खाक में मिल गए, माल मसाला तो अंटी में है ना, सोते सोते हाथ पैर सुन हो जाते थे, पहले आत्मा फिर परमात्मा, तबीयत अब शांत हुई है। तो ये कुछ वाक्य हैं जो इस एकांकी में अपना विशेष प्रभाव छोड़ रहे हैं। एक विशेष दृश्य को, परिस्थिति को समझाने के लिए इन वाक्यांशों का प्रयोग एकांकी के अंदर किया गया है, जो हमने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए। आगे हमें मुहावरे दे रखे हैं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश रात दिन एक करना और खाक में मिलना मुहावरों का प्रायोगिक रूप है, मतलब मुहावरे प्रयोग किए गए हैं इस वाक्य में। ये वाक्य में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे एकांकी में आए अन्य मुहावरों की पहचान करके लिखिए, मतलब पूरी एकांकी में से सारे मुहावरे छांटने हैं आपको कौन कौन से आए हैं, और उनके अर्थ समझते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। यहाँ पर है मुहावरा, उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। जान में जान आना, इसका अर्थ होता है राहत मिलना, और इसका वाक्य बनाया है, अपने पिता को देखकर मेले में गुम हुए बच्चे की जान में जान आई। पहले आत्मा फिर परमात्मा, अर्थ है पहले स्वास्थ्य फिर भगवान, पहले तन का ख्याल फिर बाकी सबका ख्याल रखना चाहिए। वाक्य प्रयोग है, मेरी तबीयत खराब है, मुझसे मेहमान की कोई सेवा ना हो पाएगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। अगला मुहावरा है हबड़ तबड़, यानी जल्दबाजी करना। वाक्य प्रयोग है, सुबह की हबड़ तबड़ में मोहित अपना टिफिन घर ही भूल गया है। अगला मुहावरा है भाड़ में भुनना, इसका अर्थ है अत्यधिक कष्ट या कठिनाई सहना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, दिल्ली की गर्मी में तो गरीब आदमी भाड़ में भुनता रहता है। आगे है बात पर बल देना, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा। तो ही शब्द लगा देने से उन्होंने अपनी बात पे जोर दिया कि मैं ढूंढ कर ही रहा। उस वाक्य में रेखांकित शब्द ही को हटा दो और फिर से पढ़ो, वह तो कहो मैं ढूंढ कर रहा। तो इतना जोर नहीं पड़ रहा है वाक्य में ना। दो के जोड़े में चर्चा कीजिए कि वाक्य में ही के प्रयोग करने से किस बात को बल मिल रहा था और ही को हटा देने से इस वाक्य में क्या कमी आ गई। वह तो कहो मैं भी ढूंढकर ही रहा, यहाँ ही पर बल देने का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि वह लगातार ढूंढ रहा था और अंत में उसने ढूंढ भी लिया। वो तो कहो मैं भी ढूंढ कर रहा, ये वाक्य एक सामान्य सा लगता है, इसमें कोई ऐसा जोर या प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है कि बस वो सिंपली ढूंढ रहा था और उसे मिल गया बस। नीचे लिखे वाक्यों में ऐसे स्थान पर ही लिखिए कि वे सामने लिखा हुआ अर्थ देने लगें। यहाँ सेंटेंस हमें दे रखा है, विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे, और इसका अर्थ बनना चाहिए और किसी के अतिथि नहीं, ये अर्थ बनना चाहिए। तो कहाँ पर हम जोड़ें, विश्वनाथ के अतिथि ही यहाँ पर लिखेंगे अगर हम ही, तो इसका अर्थ ये बन जाएगा कि और किसी के अतिथि यहाँ नहीं रुकेंगे। दूसरा है विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे, और अर्थ निकलना चाहिए यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं। तो विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही रुकेंगे, तो यहाँ पर अगर हम ही कर दें तो इसका अर्थ ये बन जाएगा। तीसरा है विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकना निश्चित है, मतलब कि वो इसी जगह पर यहाँ पर रुकेंगे ही रुकेंगे। तो विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे ही, अंत में ही जोड़ देंगे अगर, तो ये अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह से तीनों वाक्यों में देखिए ही का स्थान अलग अलग है। यहाँ पर अतिथि के बाद है, यहाँ के बाद है,
और यहाँ पर रुकेंगे के बाद है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। अब अगला है तुम नहाने तो जाओ। उपयुक्त वाक्य में तो का स्थान बदलकर अर्थ में आए परिवर्तन पर ध्यान दें। तुम नहाने तो जाओ, यहाँ तो यहाँ पर आया है तो नहाने के बाद, और यहाँ नहाने से पहले आ गया है तुम तो नहाने जाओ। और तीसरी जगह पर तुम नहाने जाओ तो ही और तो के ऐसे और प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ही के प्रयोग वाले वाक्य, मैं मेहनत करूँगा ही, यानी कि डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय। जीत हमारी होगी ही, निश्चित है कि जीत तो हमारी ही होगी। ये काम आज पूरा होगा ही, विश्वास और जोर। अब है तो के प्रयोग वाले वाक्य, कम से कम तुम मदद तो करो, उसमें आग्रह दिया जा रहा है। तुम तो बहुत अच्छे दोस्त निकले, इस बात पर बल दिया जा रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो। वह आ जाए तो काम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर शर्त है कि अगर वो आ जाए तो काम पूरा हो जाएगा। आगे हमें प्रश्न दिए हैं पाठ से आगे आपकी बात से। पहला है रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ कह रहे हैं क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। अब प्रश्न बन रहा है कि उपर्युक्त संवाद से पता चलता है कि विश्वनाथ द्विधा की स्थिति में है। द्विधा मतलब क्या करूं और क्या ना करूं। क्या आपके सामने कभी कोई ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आई है जब आपको ये समझने में समय लगा हो कि क्या सही है और क्या गलत? अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसी स्थिति आई थी। एक बार स्कूल में एक दोस्त ने मुझसे मदद मांगी कि मैं उसकी कॉपी अपनी बताकर जमा कर दूं, क्योंकि उसकी कॉपी पूरी नहीं थी। उस समय मुझे दुविधा हुई कि दोस्ती निभाऊं या सच बोलूं। अगर मदद करता तो नियम तोड़ना होता, और अगर सच बोलता तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाता। मैंने सोचने के बाद टीचर से सच बता दिया। बाद में मैंने अपने दोस्त को समझाया कि सही रास्ता ही सबके लिए अच्छा होता है, और उस दिन मुझे ये समझ में आया कि चाहे हम दुविधा में हों, लेकिन हमें हमेशा सही निर्णय ही लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, एकांकी से ऐसा लगता है कि नन्हेमल और बाबूलाल सगे संबंधी ही नहीं, अच्छे मित्र भी हैं। आपके अच्छे मित्र कौन कौन हैं? वे आपको क्यों प्रिय हैं? मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे मित्र हैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं। मेरे अच्छे मित्र में रोहन है, मयंक है, श्रुति है, जो हमेशा मेरे साथ सुख हो चाहे दुख हो हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी सच्चाई, उनका भरोसा और वो जो मुझसे हंसी मजाक करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और मुझे हमेशा सही सलाह देते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपनी पढ़ाई की, खेलने की और अपने घर की रोज़मर्रा की बातें भी साझा करते हैं। उनकी यही सादगी और अपनापन उन्हें मेरे लिए खास और प्रिय बना देता है। तीसरा प्रश्न है, आप अपने किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? जब मैं अपने किसी सगे संबंधी या मित्र के घर जाने की तैयारी करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले मैं फ़ोन करके उन्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, ताकि वो समय का ध्यान रखें। और मैं ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाती हूँ और हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाती हूँ। अगर कोई विशेष ओकेज़न है, किसी खास अवसर पर मैं वहाँ जा रही हूँ, तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी मैं लेके जाती हूँ, चॉकलेट ले जाती हूँ साथ में। रास्ता और किस वाहन से मैं जाऊँगी, रिक्शा, ऑटो, बस, मैं इसका भी ध्यान रखती हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि मिलने जाते समय हमारा मन खुश होना चाहिए और हमारे मन के अंदर दूसरे के लिए सम्मान की भावना होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला है उसे भी हमसे मिलकर खुशी महसूस हो। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के पड़ोसी उनका किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करते हैं। आप अपने पड़ोसियों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं? मैं अपने पड़ोसियों का सहयोग कई प्रकार से करता हूँ। अगर
उन्हें किसी भी काम में मेरी मदद की आवश्यकता होती है, जैसे कोई सामान उठाना है, बाज़ार से कोई सामान लाना है या किसी को कोई ज़रूरी जानकारी देनी है, तो मैं तुरंत उनकी मदद करता हूँ। त्योहारों पर और विशेष अवसरों पर मैं उन्हें शुभकामनाएँ भी देता हूँ और उनके साथ मैं अपनी खुशी भी बाँटता हूँ। यदि पड़ोसी घर पर ना हो और उसका कोई लेटर वगैरह आ जाए या कोई सामान देने वाला आ जाए, तो मैं उस सामान को अपने पास संभाल कर रख लेता हूँ। बीमार होने पर मैं उनके हालचाल भी पूछता हूँ और कभी भी अगर उन्हें कोई परेशानी है तो जितनी हो सके मुझसे मैं उतनी मदद पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। 5वां प्रश्न है, नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। आपके अनुसार सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामान्य जो मेहमान होते हैं उनका व्यवहार बहुत सीधा साधा सरल होना चाहिए। वो मेज़बान यानी होस्ट यानी जिसके घर वो आए हैं, उनके घर आते समय उनकी परिस्थिति और सुविधाओं का ध्यान रखें। उन्हें पता होना चाहिए कि वो जिसके घर जा रहे हैं उसके घर में कितनी सहूलियत है, कितनी सुविधा है। ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा उनको नहीं रखनी चाहिए और घर के कामों में मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई मेहमान जब आता है तो घर के काम तो बढ़ जाते हैं। अब देखा जाए कि एक साधारण घर में हम मेहमान बन के जा रहे हैं और वहाँ जाके हम 5 स्टार होटल का खाना मंगवाएं उनसे कि हमें वो खाना खाना है, तो वो सही नहीं है। हमें उनकी परिस्थिति और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए, हमें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। किसी के घर जा कर के इज्जत से बात करनी चाहिए, आदरपूर्वक अपने विचार रखने चाहिए। उनके परिवार का जो भी माहौल हो, जितने बजे वो उठते हैं, जितने बजे नहा धो के खाना पीना खा के तैयार हो जाते हैं, हमें भी उनके साथ घुल मिल जाना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। भोजन या व्यवस्था में कोई अगर कमी रह भी जाती है उनसे, तो हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यही कहना चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो मेहमान किसी के घर जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए ये है कि मेहमान हमेशा घर के लोगों के लिए खुशी लाएं, उनको किसी परेशानी में न डालें, कोई भी अड़चन उनके लिए न खड़ी करें, ना उनके ऊपर बोझ बने। जितना हो सके सहयोग ही करें, यही सामान्य अतिथि का उचित आचरण है। आगे हमें दिया है सावधानी और सुरक्षा, और इसके अंदर पहला प्रश्न है, विश्वनाथ ने नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय नहीं पूछा और उन्हें घर के भीतर यानी अंदर ले आए। यदि आप उनके स्थान पर होते तो आप क्या करते? ले आते या उनसे पहले पूछते कि आप कौन हैं? देखिए, अगर मैं विश्वनाथ की जगह होती ना, तो सबसे पहले मैं तो नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय जरूर पूछती, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने आपको भेजा है। उनसे मैं ये ज़रूर पूछती कि वो कहाँ से आए हैं, किससे मिलना चाहते हैं। बिना जान पहचान के तो मैं उन्हें अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं आने देती। पहले विश्वास बनाना ज़रूरी है, तभी मेहमान को अंदर आने देना चाहिए। और ये तब भी ज़रूरी है जब हम आज के युग में जी रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब तक हमें पूरी सच्चाई पता ना हो, हम किसी को भी अपने घर के अंदर आने नहीं दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, आपके माता पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में, मतलब कि आपके मम्मी पापा या आपके जो भी गार्जियन है घर में, वो घर में नहीं है और कोई अपरिचित अननोन व्यक्ति आ जाए, तो आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे? अगर मेरे मम्मी पापा या मेरे जो भी गार्जियन हैं, बड़े हैं, वो घर पर नहीं हैं और कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो दरवाज़ा भी नहीं खोलूँगी। और मैं सही कह रही हूँ बच्चों, मैं ये आंसर तुम्हारी तरफ से पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी इस उम्र में भी, अभी तक भी मैं अपने घर में हमेशा दरवाजे में कुंडी लगा कर रहती हूँ। और अगर कोई घर में बड़ा नहीं है या हम 2-4 लोग घर में नहीं हैं, मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ। हाँ, अगर मेरी पहचान का कोई आया है तो ही मैं पहले खिड़की या दरवाजे के भीतर से ही उनसे बात कर लेती हूँ और पता लगा लेती हूँ कि वो कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। अगर वो कोई ऐसी बात कहें कि उन्हें किसी से मिलना है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि उस व्यक्ति के आने तक आप बाहर ही इंतज़ार कीजिए और जब वो आ जाएं तभी घर के अंदर आएं। कभी भी अकेले में किसी अपरिचित को घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। आगे है सृजन,
आपने ये एकांकी पढ़ी। इस एकांकी में एक कहानी कही गई है। उस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। जैसे एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए, यहाँ से शुरू करके आपको पूरी कहानी बनानी है इस एकांकी के आधार पर। एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए। मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। परंतु उन्होंने मुझे पूछने का अवसर दिए बिना घर में कदम रख दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। पत्नी ने अलग बुलाकर पूछा कि कौन है। मैंने कंधे उचकाकर पूछा, पता नहीं। जानने की कोशिश कर रहा हूँ पर ठीक से कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चलो फिर से पूछता हूँ। मैंने 2-3 बार प्रयास किया परंतु उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और अपने पानी पीने, भोजन करने और नहाने की बात मुझसे करने लगे। भोजन की बात पर पत्नी नाराज हो गई और सिर दर्द की बात कहकर भोजन बनाने से मना कर दिया। मैंने बाहर से लाने की बात कही तो भी पैसा खर्च करने से मना कर दिया। बाद में पूछने पर पता चला कि वो दोनों गलत घर में आ पहुँचे हैं। उन्हें तो दूसरी गली में कविराज वैद्य के घर जाना था। वे दोनों क्षमा मांगते हुए वहाँ से चले गए। मैंने और पत्नी ने राहत की सांस ली। तभी मेरी पत्नी का भाई मेहमान बनकर आ गया और सिर दर्द से परेशान पत्नी का दर्द मिनटों में छूमंतर हो गया तथा वह खुशी से चहक उठी। मिठाइयाँ मंगवाकर भाई के लिए खाना बनाने चल दी। मैं इस बदलते रूप को देखकर हैरान रह गया। अगला प्रश्न है, गर्मी का प्रकोप। तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। एकांकी में भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है। आप गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? 5-5 के समूह में चर्चा करें। मुख्य बिंदुओं को चार्ट पेपर पर लिखकर बुलेटिन बोर्ड पर लगाएं और इन्हें व्यवहार में लाएं। तो ये आपकी एक्टिविटी है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए सावधानियां, मुख्य बिंदु जो हम चार्ट पर लिख सकते हैं। पहला है, पानी का अधिक सेवन करें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा है कि हल्के और सूती कपड़े पहने और ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि शरीर को ठंडक मिले। तीसरा, धूप से बचें। दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर जाने से बचें। अगर जाना भी पड़ रहा है तो छाता और टोपी का उपयोग करें। आगे है कि पौष्टिक व हल्का भोजन करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, नींबू पानी, ये ठंडक देने वाली चीज़ें हैं, इनको ज़रूर खाएं। घर को ठंडा रखें। खिड़कियों पर पर्दे लगा के रखें। पंखे और कूलर का उपयोग करें। पौधे लगाएं ताकि वातावरण ठंडा हो सके। आगे है, तार से संदेश। क्या मेरा तार नहीं मिला? रेवती के भाई ने अपने आने की सूचना तार द्वारा भेजी थी। तार संदेश भेजने का एक माध्यम था जिसके द्वारा शीघ्रता से किसी के पास संदेश भेजा जा सकता था, किंतु अब इसका प्रचलन नहीं है। टेलीग्राफ, किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक प्रेषित करना टेलीग्राफ कहलाता है। विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा संवाद एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला यंत्र तार यंत्र टेलीग्राफ कहलाता है। वर्तमान में ये प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई है। टेलीग्राफ क्या था कि कुछ साइंस भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। उन साइन से ही, वो पहले से ही बनाए हुए थे साइन कि इस वर्ड के लिए ये वाला साइन है, तो वो साइन जब भेजे जाते थे तो वो उससे समझ जाते थे कि क्या कहना चाहता है अगला इंसान। लेकिन अब टेलीग्राफ नहीं चलता है। अब हमें इसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं और कहा गया है पहले प्रश्न में हमें कि तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाएं कि यह एकांकी लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई होगी। तार भेजने का प्रयोग भारत में लगभग 2013 तक बंद हो गया था। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एकांकी
लगभग 40-50 वर्ष पहले लिखी गई होगी, जब तार संदेश का प्रमुख साधन था। और दूसरी, आजकल संदेश भेजने के कौन कौन से साधन सुलभ हैं? आजकल संदेश भेजने के कई आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कॉल कर लें, एसएमएस भेज दें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप हैं, ईमेल है, वीडियो कॉलिंग है, जूम, गूगल मीट वगैरह। तीसरा, आप किसी को संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? मैं संदेश भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, मैसेजिंग ऐप का सबसे अधिक उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये तेज़, आसान और तुरंत पहुँचने वाला माध्यम है। और चौथा, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक पत्र लिखकर भारतीय डाक द्वारा भेजिए। प्रिय मित्र, सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। यहाँ सब कुशल हैं। अभी अभी विद्यालय में नए मेहमान नामक एकांकी पढ़ी, जिसमें तार भेजने का उल्लेख था। मुझे वह बहुत रोचक लगी और आपके साथ साझा करने का मन हुआ। आजकल भले ही मोबाइल और इंटरनेट के कारण पत्र लिखने की आदत कम हो गई है, लेकिन मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ ताकि हमारी पुरानी परंपरा जीवित रहे। जल्द ही आपसे मिलने की आशा है। आपका मित्र युवराज। आगे हमें दिया हुआ है नाप तोल और मुद्राएं, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। 9.5 आने गज। इस पंक्ति के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द 9.5 आने गज में 9.5 भारतीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय अंक 9.5 को दर्शा रहा है, तो वहीं आने शब्द भारतीय मुद्रा को और गज शब्द लंबाई नापने का मापक है। यानी कि 9.5 का मतलब होता है 9.5 या 9.5, और आने होते हैं पैसे। पहले ज़माने में जो चलते थे, अब हम उन्हें रुपए पैसे कहते हैं, तो पहले आने चला करते थे। और गज का मतलब होता है, जैसे हम कपड़ा नापते हैं ना, मीटर में नापते हैं, तो उस समय गज में नापा जाता था। तो अब आपसे प्रश्न किए गए हैं, पता लगाइए कि 1 रुपए में कितने आने होते हैं। 1 रुपए में 16 आने होते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये बात 16 आने सच है। तो 1 रुपए में 16 आने होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 4 आने में कितने पैसे होते हैं। 4 आने में 25 पैसे होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास गज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पता लगाइए और लिखिए। मेरे आसपास गज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में किया गया है। कपड़ा नापने 2 गज कपड़ा, ज़मीन नापने में 100 गज का प्लॉट है, दूरी बताने में कुछ गज दूर वो रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 गज में कितने फीट होते हैं। आजकल हम फीट से नापते हैं ना, जैसे हम अपनी हाइट नापते हैं तो हम फीट्स में नापते हैं कि मैं 5 फीट का हूँ या मैं 6 फीट का हूँ। तो आपको बताना कि 1 गज में कितने फीट होते हैं। 1 गज में लगभग 3 फीट होते हैं। ये है क्लास 8 चैप्टर 8 नए मेहमान के क्वेश्चन आंसर्स का भाग 2। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब करिए 4 काम, लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और दुर्गापाल मैम की क्लास को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.